PCOS, a condition which affects 1 in every 5 women in India. So, do you also struggle with irregular menses, acne, facial hairs, and dark velvety spots over your neck, underarms, and in the area of your groin? So these are all initial signs of insulin resistance. तो आइए समझते हैं insulin resistance क्या होता है. Whenever I am using the word insulin resistance, ये एक शब्द नहीं है, इस शब्द के पीछे बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं. ये इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर मैं सरल भाषा में बोलूँ तो ये वो रूट कॉज है जो सारी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही हैं. वेदर इट इज़ हिर्सुटिज्म, दैट इज़ द हेयर्स ऑन योर फेस, वेदर इट इज़ एक्ने, वेदर इट इज़ Acanthosis nigricans, जो डार्क वेलवेटी स्किन के पैचेस आपको अपने नेक पे, अंडर आर्म्स में या ग्रॉइन में देखने को मिलते हैं. सो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स. और ये इंस्टेंट इफेक्ट है इंसुलिन रेजिस्टेंस के. इंस्टेंट मीन्स यू कैन गेट इट इन फ्यू ईयर्स, बट वेरी क्रॉनिकली, बहुत लंबे समय के बाद, इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण एक और बहुत सीवियर प्रॉब्लम अराइज होती है, दैट इज कार्डियोवास्कुलर एबनॉर्मेलिटीज एंड डायबिटीज मेलाइटस. सो वुमेन हु आर एट अ रिस्क ऑफ हैविंग इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ये कहती है कि उनको भविष्य में जाकर के डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2 और हार्ट की कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में लेट अस डिसेक्ट आउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक PCOS. तो शब्द कहता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. तो पहले अपन इसको समझते हैं, एक एक वर्ड को डिसेक्ट करते हैं. पॉली का मतलब होता है मैनी, सिस्टिक का मतलब होता है सिस्ट, ठीक है. ओवेरियन यानी ओवरी के अंदर, सिंड्रोम यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें एक सिम्टम नहीं आ रहा है, बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं. जैसे यहाँ पे मैंने आपको बोला कि मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ भी होती हैं, एक्ने भी होते हैं, हिर्सुटिज्म भी होता है, एकांथोसिस नाइग्रिकेंस भी होते हैं. तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है ना, एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक सिम्टम नहीं आता, बहुत सारे क्लस्टर्स में सिम्टम्स आते हैं. और इस पर्टिकुलर डिसीज़ में होता क्या है, जो हमारी ओवरी है उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट बन जाते हैं, या रादर आई शुड से सिस्ट आ जाते हैं. अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि सिस्ट कैसे आए और क्यों आए. तो अब ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि वाई ओनली a particular woman gets this condition and others are not getting this condition. I told you ना कि 5 में से एक महिला, तो वो एक महिला ही क्यों चयनित हुई. तो उसके पीछे 3 कारण होते हैं. पहला जेनेटिक फैक्टर, हो सकता है आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम हो इसलिए आपको ये चीज़ हो रही है. दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर, द काइंड ऑफ डाइट दैट यू कंज्यूम, द काइंड ऑफ लाइफस्टाइल दैट यू आर लीडिंग, एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द सेडेंट्री लाइफस्टाइल. जो सभी आई शुड से ऑल द नॉन कम्युनिकेबल डिसीज या जो भी आजकल मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आज की हमारी सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण हो रही है. तो अब हुआ क्या, जेनेटिक फैक्टर के कारण या एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण या हमारे डाइट के कारण या हमारे लाइफस्टाइल के कारण, मतलब ये किसी एक कारण से नहीं हो रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं. अल्टीमेटली इन सभी चीज़ों के कारण मेरी बॉडी में 5 चीज़ें होती हैं. सबसे पहली चीज़ जो होती है दैट इज कॉल्ड एज एंड्रोजन एक्सेस. अब ये एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन इज अ मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है. फीमेल्स की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन नाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है. फीमेल की बॉडी में भी ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन थोड़े अमाउंट में रिलीज होता है. और टेस्टोस्टेरोन थोड़ी अमाउंट में फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी टेस्टोस्टेरोन के कारण फीमेल की बॉडी में प्यूबार्की यानी एक्सिलरी हेयर्स और जो ग्रॉइन में हेयर्स आते हैं वो टेस्टोस्टेरोन के कारण आते हैं. और लिबिडो है ना, दैट इज ऑल्सो कमिंग बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन टेस्टोस्टेरोन. बट द क्वेश्चन इज कि जब ये टेस्टोस्टेरोन अपनी स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर दे, मतलब नॉर्मली इस टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू फीमेल की बॉडी में 17 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम होती है, पर अगर इस टेस्टोस्टेरोन की वैल्यू बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल 70 से ज़्यादा हो जाती है, फिर ये प्रॉब्लम होती है PCOS की. तो PCOS की प्रॉब्लम में सबसे बड़ी समस्या जो फीमेल की बॉडी में होती है वो होती है एंड्रोजन एक्सेस. अब होता क्या है इसको समझते हैं. जब भी किसी फीमेल की बॉडी में एंड्रोजन का अमाउंट बढ़ जाता है 70 से ज़्यादा, सभी फीमेल्स की बॉडी में ये हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है. टेस्टोस्टेरोन को ही हम एंड्रोजन बोल रहे हैं, पर पॉइंट ये है कि वो एक लिमिटेड अमाउंट में है. अभी मैं इस कंडीशन की बात कर रही हूँ जब वो एक्सेस में हो गया. अब जब ये एंड्रोजन एक्सेस में हो जाता है तो एंड्रोजन की सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो एंड्रोजन होता है दैट इज फॉलिक्यूलोटॉक्सिक. फॉलिक्यूलोटॉक्सिक का मतलब क्या हुआ, हमारी ओवरी में जो फॉलिकल्स हैं, हर महीने एक फॉलिकल रप्चर होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है. हमारी ओवरी में जो ये फॉलिकल्स हैं ये उसके लिए टॉक्सिक है, मतलब ये फॉलिकल्स की ग्रोथ को रोक देता है, तभी इसको हमने बोला है फॉलिक्यूलोटॉक्सिस. तो
एक्सेसिव एंड्रोजन क्या करता है, हमारी ओवरी में जो फॉलिकल्स प्रेजेंट है उनकी ग्रोथ को रोक देता है। जब हमारी ओवरी में इन फॉलिकल्स की ग्रोथ रुक गई तो दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ तो ये होगी कि फॉलिकल्स की ग्रोथ ही नहीं हो रही है। फॉलिकल्स की ग्रोथ नहीं होगी तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोजेस्टेरोन नाम का वो नहीं निकलता फीमेल की बॉडी में, और जब प्रोजेस्टेरोन नहीं निकलता तो मेंसेस नहीं आते हैं। प्रोजेस्टेरोन के विड्रॉल के कारण मेंसेस आते हैं। अब क्योंकि प्रोजेस्टेरोन नहीं है तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होंगी, मेंसेस नहीं आएंगी। उन कंडीशन को हम एमेनोरिया बोलते हैं, यानी मेंसेस का नहीं आना। दूसरी चीज़, ये फॉलिकल्स हर महीने जब रप्चर होते हैं तो सेकेंडरी oocyte या ओवम निकलता है, और इसी ओवम के कारण जब यही ओवम स्पर्म से मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस फीमेल में जिसको PCOS की समस्या थी, तो यंग एज में तो इसको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होंगी, पर आगे जाकर के इसी फीमेल को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि वो फॉलिकल रप्चर ही नहीं हो रहे हैं, वो फॉलिकल मैच्योर ही नहीं हो रहे हैं। मैच्योर नहीं हो रहे हैं तो रप्चर नहीं होंगे, रप्चर नहीं हो रहे हैं तो हो क्या रहा है, इनफर्टिलिटी हो रही है और एमेनोरिया हो रहा है। तो PCOS की समस्या में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, एंड्रोजन एक्सेस, एंड्रोजन के बढ़ने के कारण ये प्रॉब्लम हो रही है। तीसरी चीज़, यही एंड्रोजन होता है जो एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ कराता है फीमेल की बॉडी में। चिन पे हेयर्स जो हैं, है ना, पेरी एरियोलर एरियाज में जो हेयर्स हैं, है ना, ब्रेस्ट के नीचे कुछ हेयर्स की ग्रोथ होती है, बहुत थिक स्पार्स हेयर्स होते हैं, और इसे हम लोग हिर्सुटिज्म बोलते हैं। ये भी एंड्रोजन के कारण ही हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये एंड्रोजन केवल इतना नहीं कराता है, ये एंड्रोजन आपकी बॉडी में यानी फीमेल की बॉडी में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि ये हमारी बॉडी से गुड कोलेस्ट्रॉल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको HDL बोलते हैं, HDL एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, ये उसकी अमाउंट को कम करता है, और LDL जो कि एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है, ये उसकी अमाउंट को बढ़ाता है। कहने का मतलब ये है कि आपकी बॉडी में डिसलिपिडीमिया कॉज कर रहा है, यानी लिपिड के इम्बैलेंसेस को कॉज कर रहा है, जिसके कारण आप प्रोन हो जाते हो कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस के लिए। तो इस पूरी कहानी का जो कल्प्रिट है, सबसे इंपॉर्टेंट जो विलन है, वो एंड्रोजन है। ठीक है, इसी एंड्रोजन के कारण बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। और क्या क्या फैक्टर्स एसोसिएटेड होते हैं PCOS के साथ? ओबेसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर, बट कीप दिस इन माइंड। इसका मतलब ये नहीं है कि थिन फीमेल्स को PCOS नहीं हो सकता, दिस इज़ नॉट अ रूल। 70% फीमेल्स जिनको PCOS होता है दे आर ऑब्वियसली ओबीज, बट 30% थिन फीमेल्स में भी हमें PCOS की प्रॉब्लम देखी जा चुकी है, मतलब 30% फीमेल्स में इट हैज़ बीन डॉक्यूमेंटेड। सो ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर होता है, ठीक है। एंड आई हैव टोल्ड यू एबनॉर्मल फॉलिकुलर जेनेसिस, तो ये हमने ये समझ लिया कि ये क्यों होता है और ये किन फीमेल्स में होता है। अब हम अगली चीज़ की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कि स्पेसिफिकली इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है ना। अगर किसी को PCOS है यानी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, जो कि बहुत कॉमन है ना, और आजकल के एरा में बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, है ना, डाइटरी चेंजेस, है ना, स्लीप अवेक साइकिल इज ऑल डिस्टर्ब, सो हाउ कैन वी मैनेज इट। आप अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर सबसे पहले आपको वेट रिडक्शन के लिए बोलेगा और आपकी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करने के लिए बोलेगा। और ये देखा गया है कि 20 to 25% केसेस में जब फीमेल अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रोवाइज कर लेती है, वेट रिडक्शन कर लेती है, तो ऑटोमेटिकली ये PCOS की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है, वो सॉर्ट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो दिया जाता है, अब हम मेडिकल मैनेजमेंट में आते हैं। अगर मान लीजिए इससे आराम नहीं हो रहा है तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे हिर्सुटिज्म के लिए ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो OCPs होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना। बहुत सारी फीमेल्स उसको प्रेफर नहीं करती, इसलिए बहुत सारे और ड्रग्स बनाए गए हैं। कई लोग लेजर थेरेपी का यूज़ करते हैं, बट OCPs आर द स्टैंडर्ड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर हिर्सुटिज्म। यहाँ पे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, और मैंने आपको बताया इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि फॉलिकल्स ग्रो ही नहीं हो रहे हैं ना, एंड्रोजन ने उनकी ग्रोथ को रोक दी। अब फॉलिकल्स ग्रो ही नहीं हो रहे तो हमें कोई ऐसा ड्रग चाहिए जो फॉलिकल्स की ग्रोथ को इंड्यूस करे, है ना। इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग। लेट्रोजोल नाम का एक ड्रग आता है, वो आपको आपकी गायनेकोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करेगी, ठीक है। तो दैट इज अनदर ड्रग। और अगर किसी को मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी हो, जो कि बहुत कॉमन है, सो ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रोवाइज फर्स्ट ऑफ ऑल योर लाइफस्टाइल। अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करिए, डाइटरी मॉडिफिकेशन लेके आइए, एडिक्वेट स्लीप लीजिए। ऑल दीज थिंग्स आर एसेंशियली वेरी इंपॉर्टेंट। डू रेगुलर एक्सरसाइज फॉर एटलीस्ट 30 minutes इन अ डे। और अगर इससे भी आराम नहीं है तो अगेन OCPs आर द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स ओवर हियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।